नमस्कार दोस्तों, डी नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट आकाश। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पिछले अंक की कहानी भारत की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी के अगले भाग के बारे में। कैसे पुलिस ने उन चोरों को दिल धड़क और सनसनीखेज तरीके से पकड़ा, उसकी सारी कहानी जानने के लिए अंत तक बने रहिए हमारी इस वीडियो पर। अगर आप चोरों ने कैसे चोरी की जानना चाहते हैं तो उसके बारे में अपने अपने पिछले वीडियो में पूरी डिटेल में बताई है। तो इस वीडियो को अभी देखिए, ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अब तक हमने जाना कि चोरी कैसे की गई, कैसे प्लानिंग हुई और क्या हुआ। अब आगे हम जानेंगे कि उस प्लानिंग को फेल करते हुए केरला पुलिस ने कैसे सिर्फ 56 दिनों के अंदर उन चोरों को धर दबोचा और कैसे अपनी इन्वेस्टिगेशन चलाई। जैसे ही केरला पुलिस को पता चला कि बैंक में चोरी हुए, तुरंत ही केरला पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई और मौका वारदात को देखकर ही उन्हें पता चल गया कि ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, पर ये बहुत ही बड़ी साजिश का एक हिस्सा है। तुरंत ही केरला पुलिस ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को पूरी बात बताई और वहाँ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन किया, जिसको लीड करने की जिम्मेदारी विजियन को दी गई थी। उन्होंने तुरंत ही स्पॉट पे पहुंच के अपना काम स्टार्ट कर दिया। उन्होंने रेस्टोरेंट की तपास शुरू की। उन्होंने मौके का मुआयना किया और इतना तो पता चल ही गया कि चोरों ने बैंक में घुसने के लिए रेस्टोरेंट का यूज़ किया था। उन्होंने तुरंत ही रेस्टोरेंट के मालिक को बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी, जिससे उन्हें पता चला कि चोरों ने वो रेस्टोरेंट उनसे भाड़े पे लिया था और उसके लिए चोरों ने 25,000 का रेंट डिसाइड किया था। उन चोरों में एक औरत थी और 3 मर्द थे। पुलिस ने उनके सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट फर्जी निकले। तुरंत ही पुलिस ने रेस्टोरेंट के मालिक, उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड और बैंक के दूसरे कर्मचारी और उन सब से बात करके उन चारों लोगों की स्केच बनवाई और अपनी तपास आगे स्टार्ट की। तपास करते में अब तकरीबन 10 दिन का समय बीत गया था, लेकिन पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। तभी पुलिस को एक अनजान कॉल आता है कि लुटेरे अभी हैदराबाद के नामपल्ली इलाके के मानसी होटल में छुपे हुए। केरला पुलिस तुरंत ही वहाँ रेड कर देती है। तो पुलिस को वहाँ पहुँचने में देर हो गई थी। लुटेरे वहाँ से फरार हो चुके थे। पुलिस को वहाँ से 1 केजी सोना मिलता है। पुलिस जब चेक करती है तो ये वही सोना था जो बैंक से लूटा गया था। अगले कुछ दिनों में पुलिस को ऐसे कई अनजान कॉल आते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, आंध्रा, तमिलनाडु ऐसे कई जगहों पर पुलिस रेड करती है, पर हर बार आरोपी वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाते थे। पुलिस को पक्का यकीन हो चला था कि इस लूट में माओवादी, नक्सलवादियों का हाथ है, क्योंकि नक्सलवादी और माओवादी कई बार ऐसे ही दूर दराज की बैंकों को निशाना बना के वहाँ पर लूट चला चुके थे। और दूसरी बात ये थी कि जब पुलिस अपनी तफ्तीश करने के लिए बैंक के लॉकर रूम में पहुंची थी, तब वहाँ की दीवारों पे बड़े बड़े अक्षरों में जय माओ लिखा हुआ था। तो इससे पुलिस को पक्का यकीन हो चला था कि ये किसी माओवादी गैंग का ही काम है। तो पुलिस उसी दिशा में अपनी तपास और तेज करती है। पुराने माओवादी जो ऐसे ही बैंक लूटों में शामिल थे, उनको ढूंढा जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, पर इतनी सारी पूछताछ करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। एक दिन शाम को पी विजयन और उनके साथी के इब्राहिम बैठे थे और इसी केस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तभी पी विजयन को एक ख्याल आता है। वो इब्राहिम को बताते हैं कि शायद ये माओवाद की थियरी हमें गुमराह करने के लिए आरोपियों ने खुद ही बनाई हो, तो और इस चोरी का माओवाद से कोई ताल्लुक ही ना हो और हम ऐसे ही माओवादियों के ढूंढने में लगे हुए हैं। तो तभी वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम स्टार्टिंग से फिर से इस केस की तफ्तीश शुरू करेंगे। वो मौके पर से मिले हुए जो भी सारे सबूत है उनको फिर से चेक करने में लग जाते हैं। वहाँ से पुलिस को एक लेडीज़ चप्पल, डेटोनेटर, ड्रिल मशीन, कटर मशीन ऐसी कई चीज़ें मिली थी, जिसको बेस बनाकर पुलिस अब अपनी इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से स्टार्ट कर देती है। और साथ में पुलिस उस टाइम के लिए एक नई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक सर्वेलेंस का भी यूज़ करती है। इलेक्ट्रिक सर्वेलेंस मतलब कि जिस लोकेशन पे वारदात हुई है उसके आसपास के जो भी एरिया है, वहाँ के मोबाइल टावर में जितने भी मोबाइल नंबर एक्टिव होंगे वो सारे कनेक्ट होंगे। तो उन सारे नंबरों की डिटेल निकाल कर उनकी तपास करने की थियोरी को इलेक्ट्रिक इन्वेस्टिगेशन और सर्वेलेंस कहते हैं। तो पुलिस डिसाइड करती है कि 29 दिसंबर जिस दिन चोरी हुई, उस रात से लेकर दूसरे दिन 13 दिसंबर रात तक
जितने भी फ़ोन कॉल इस बैंक के मोबाइल टावर के आसपास के इलाकों के टावर में 5 किलोमीटर तक के घेरे में एक्टिव थे, उन सब मोबाइल नंबर की डिटेल को निकाला जाए। उस वक्त इन सारे टावरों में कम से कम 25 लाख मोबाइल नंबर एक्टिव थे। इन 25 लाख मोबाइल नंबरों में से किसी एक या दो मोबाइल नंबर को ढूंढ के निकालना, यह ऐसा ही काम था जैसे भूसे के ढेर से सुई को ढूंढना। लेकिन पुलिस के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। पुलिस को ये करना ही था, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तो पी विजयन अलग अलग टीम्स बनाते हैं और उन टीमों को काम सौंप देते हैं कि कुछ निकालने की शुरुआत करो। पुलिस जी जान से लग जाती है एक ऐसे नंबर को ढूंढने के लिए जो कि सस्पिशियस हो। तपास और कई दिनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को आखिर एक खुशखबरी मिली जाती है और पुलिस को एक नंबर ऐसा मिलता है जो सिर्फ 29 को एक्टिव हुआ था। उस पर 2 कॉल की गई और 13 को वो फ़ोन वापस स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद कभी एक्टिव नहीं हुआ और 29 से पहले भी कभी एक्टिव नहीं हुआ था। सिम बहुत पुराना था और वो एक्टिव हुआ था सिम 29 को। 2 कॉल की गई, 13 को वो स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद वापस कभी भी एक्टिव नहीं हुआ था। तुरंत ही पी विजयन को पता चल जाता है कि यही वो नंबर है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं और यही नंबर हमें आगे इस केस में सफलता दिलाएगा। अब मोबाइल कंपनी की मदद से उस नंबर को ट्रेस करना शुरू किया जाता है और उसको इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। उस नंबर को खरीदने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे उसकी भी तपास की जाती है, पर वो नकली निकलते हैं। कई दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिर पुलिस को एक सुराग मिल ही जाता है। फरवरी 2008 के एक नाम सामने आता है, जोसेफ अलियास जेसन। ये सिम उसी आदमी के नाम पे था। अब पुलिस को उसकी पूरी कुंडली निकालनी शुरुआत कर दी थी। पुलिस उस दिन का उसका लोकेशन निकालती है जो कि मलाबार साउथ बैंक के टावर पे ही दिखाई देता है। अब पुलिस को पक्का यकीन हो चला था कि मानो ना मानो ये आदमी इस चोरी में इन्वॉल्व है। तो पुलिस उसको ढूंढने का शुरुआत कर देती है और पुलिस को कुछ ही दिनों के बाद उसकी करंट लोकेशन मिल जाती है जो कि कोझिकोड जिले के छोटे से गांव कोटल्ली में थी। पुलिस तुरंत ही वहां पहुंच जाती है और वहां पे उसको ढूंढने की शुरुआत कर देती है। पुलिस को उस छोटे से गांव के एक घर के अंदर उसकी लोकेशन मिल जाती है। पुलिस उस घर को चारों तरफ से घेर लेती है और जैसे ही पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है तो वहाँ पर उसको 4 लोग दिखाई देते हैं, जिसमें से एक था जोसेफ एलियास जेसन, दूसरा आदमी था रागेश सिब्बू, तीसरा आदमी था राधाकृष्णन और उसकी बीवी कनकेश्वरी। इस तरह पुलिस ने उन चारों लोगों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया था। घर की तलाशी लेने पर पुलिस को 58 केजी गोल्ड और 5 लाख रुपया कैश वहाँ से मिलता है। आरोपियों की ज़्यादा पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है कि उन्होंने 20 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं और 22 केजी गोल्ड बेच दिया था। तब पुलिस को जो भी मुद्दामाल मिलता है वो पुलिस कोर्ट में सबमिट कर देती है। 5 साल तक इनका केस कोर्ट में चलता है और 5 साल के बाद 3 मर्द को 10-10 साल की सज़ा मिलती है और कनकेश्वरी को 5.25 साल की सज़ा होती है। इस तरह से भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी करने वाले चोरों को पुलिस ने भारतीय इतिहास के सबसे जल्दी खत्म होने वाले केस के तौर पर स्थापित कर दिया। केरला पुलिस ने सिर्फ 56 यानी 56 दिनों के अंदर इस केस को सॉल्व करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। दूसरा, आज तक के भारतीय इतिहास में किसी भी चोरी, लूटपाट, डकैती के केस में जो भी लूटा गया माल था उसमें से इस केस में जितना बड़ी मात्रा में मुद्दा माल वापस रिकवर किया गया है उतना ज़्यादा मुद्दा माल आज तक कभी वापस रिकवर नहीं किया गया है। ये भी एक अपने आप में एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट था केरला पुलिस का। तो इस तरह से इस चोरी का और उन चोरों का कैसा अंजाम हुआ आपने जाना इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। और ऐसे ही और नए नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब